हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे 4 जून के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। टोटल 20 न्यूज़ को कवर किया गया है। इनके स्टैटिक पोर्शन को जानेंगे, इनसे रिलेटेड पिछले दिनों में जो न्यूज़ रही थी उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। ओवरऑल आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको इन क्लासेस की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह ID वगैरह मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप जस्ट सर्च कीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स, आपको वह चैनल मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ, लेकिन न्यूज़ पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने IBPS प्योर 2021 क्लियर किया है और मेरा ये स्कोर कार्ड है जिसमें मैंने हाईएस्ट स्कोर करंट अफेयर्स में किया है 28.25 और ओवरऑल मेरा मेंस में स्कोर आया 93.75। मैंने 2022 भी अपीयर किया था लेकिन आई वॉज फेल्ड इन एसे लेटर, और इसमें भी देख सकते हैं काफ़ी कुछ खास नंबर आए नहीं हैं और पिछली बार मेरे से कट ऑफ क्लियर हो नहीं पाई थी ऐसी राइटिंग की। लेकिन करंट अफेयर्स में मेरे पिछली बार भी अच्छे मार्क्स थे। तो मैं आपको किस रिसोर्सेज से मैं पढ़ता हूँ, किन सोर्सेज से मैं पढ़ता हूँ और कैसे मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो नोट्स, तो आप बस जुड़े रहिए, देखते रहिए सेशंस को, वीडियोज़ को, PDFs को, आपको भी अच्छे स्कोर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, तमिलनाडु साइंड MOU विथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB फॉर पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। देखिए, जो पेंशन, जिन बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलती है उनको साल टू साल, हर साल कि आप जीवित है या नहीं, इस चीज़ का लाइफ सर्टिफिकेट दिखाना होता है, ठीक है। लेकिन अब इन्हें दिखाने के लिए उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो डिजिटली दिखा सकते हैं घर बैठे, या फिर उनको रीजनल ऑफिस में जाके अपनी उपस्थिति दिखानी होती है, या फिर उनको मेल के द्वारा अपना सर्टिफिकेट भिजवाना होता है, पोस्ट मेल के द्वारा। लेकिन तीसरा जो चौथा ऑप्शन है वो ये है कि उनके घर जाकर ही, उन बुजुर्ग के घर जाकर ही वह उनका लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना। तो इन्हें कलेक्ट करने के लिए तमिलनाडु ने किस बैंक को अपॉइंट किया है? IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को अपॉइंट किया है। अब ये IPPB बैंक क्या करेगा? हर घर जाएगा जहां पे पेंशनर्स है, उन बुजुर्ग लोगों का लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे और हर एक लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने पर ये चार्ज कितना रुपीज़ करेगा? 70 रुपीज़, 70 रुपये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु से लेगा IPPB बैंक। इतना आप समझ लीजिए। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो ये एकमात्र गवर्नमेंट ओन्ड पेमेंट बैंक है और इसका जो MD एंड CEO है उनका नाम है जे वेंकटरमन और इनके जो IPPB है इसकी स्थापना हुई थी 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी टैगलाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टैगलाइन है, आपका बैंक आपके द्वार। इंटरेस्टिंग कैसे है? आपका बैंक आपके द्वार। मैं इस द्वार को कनेक्ट करना चाहता हूं इससे, तमिलनाडु के हर घर में IPPB बैंक हर द्वार टू द्वार जाके लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करेगा और द्वार इसकी टैगलाइन में आता है आपके द्वार। आपका बैंक आपके द्वार, आपका बैंक आपके द्वार आकर पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्ट करेगा। तो आप इस न्यूज़ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम एक योजना है, एक स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति स्कीम, इसमें अनाउंस किया गया है कि 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कितने? 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो ये 2 डिफेंस कॉरिडोर कहाँ बनाए जाएंगे? एक तो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा और दूसरा बनाया जाएगा तमिलनाडु में। इसलिए मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तमिलनाडु में 2nd डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। और रिसेंटली एक सेमी हाई स्पीड फ्रीट ट्रेन लॉन्च की गई है जिसका नाम है गति शक्ति। और गति शक्ति जिसके द्वारा बनाई जा रही है उसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। और वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में ये स्थित है। तो ये भी आप याद रखिए। और ये जो ट्रेन है ये बनाई जा रही है वंदे भारत ट्रेन जो मिशन है उसके तहत ये बनाई जा रही है। तो कहने का मतलब है वंदे भारत ट्रेन के अंतर्गत जितनी भी ट्रेन आती है उसे कौन बना रहा है? तो ICF चेन्नई बना रही है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से बना रही है। ये भी आप याद रखिए। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तमिलनाडु विजिट में थे और उन्होंने रिसेंटली 11 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जिनकी टोटल कॉस्ट है 31,500 करोड़। 31,500 करोड़ इसकी कॉस्ट प्राइस है टोटल प्रोजेक्ट्स की। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है, इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। पहली बार आयोजित हुआ है लेवेंडर फेस्टिवल, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। और ये आयोजित कहाँ पर हुआ है? यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित हुआ है पहला लेवेंडर फेस्टिवल। और जम्मू कश्मीर के भी किस टाउन में भदेरवा टाउन है,
भदेरवा, और भदेरवा कहाँ पर है? दोहा डिस्ट्रिक्ट में है। दोहा डिस्ट्रिक्ट में है भदेरवा, और भदेरवाह में ही यह फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अच्छा, इसका मकसद क्या है? देखिए लेवेंडर का यूज़ क्या होता है? लेवेंडर का देखिए एक तो यूज़ होता है मेडिसिन में, ठीक है, और दूसरा आप देख सकते हैं ये स्किन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेवेंडर। और दूसरी आप तीसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि आप देखते हैं अगरबत्ती मतलब सुगंधित चीज़ों में लेवेंडर का काफ़ी यूज़ होता है। तो ओवरऑल लेवेंडर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए फेस्टिवल का आयोजन किया गया, और इसे इनोग्रेट किसने किया है? ये इंपॉर्टेंट बनेगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह है कौन? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया। ये आप याद रखिए, और कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें बनता नहीं है। अच्छा, रिसेंटली जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर ये न्यूज़ में था। अभी रिसेंटली 90 नंबर का इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? तो यह किया गया है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। और ये नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है, जो कि टोटल 9 पार्क्स है। इतना आप याद रखिए। और रिसेंटली जम्मू कश्मीर का एक शहर है श्रीनगर, और श्रीनगर में पहला नेशनल फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित हुआ। नेशनल फिल्म फेस्टिवल, पहला जम्मू कश्मीर का पहला फिल्म फेस्टिवल। और जम्मू कश्मीर ने रिसेंटली पहला बर्ड फेस्टिवल भी आयोजित करवाया गया। बर्ड फेस्टिवल, पहला जम्मू कश्मीर का पहला बर्ड फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। और रिसेंटली फेस्टिवल्स की बात करें तो मणिपुर ने भी अपना एक फेस्टिवल मनाया है। क्या नाम है उस फेस्टिवल का? अभी रिसेंटली बताया था मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही। बताइए क्या नाम है मणिपुर का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है सिरोही लिली फेस्टिवल। सिरोही लिली फेस्टिवल, और सिरोही लिली फेस्टिवल का ये 4th एडिशन था। और इसे कहाँ पे आयोजित हुआ? ये मणिपुर के मतलब कहाँ पर मतलब किन लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया? तो उखरूल डिस्ट्रिक्ट में इसे सेलिब्रेट किया गया। उखरूल डिस्ट्रिक्ट में इसे सेलिब्रेट किया गया। याद रखिए सिरोही लिली फेस्टिवल, एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा सिरोही लिली फेस्टिवल किस राज्य का है? आंख बंद के आंसर कर देना, मणिपुर था। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ड्रोन का सबसे बड़ा फेस्टिवल भी इनोग्रेट किया। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। याद रखिए न्यू दिल्ली वेन्यू याद रखिए। बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। और रिसेंटली केरला में एक फेस्टिवल मनाया गया जिसका नाम है त्रिशूर पुरम फेस्टिवल मनाया गया। मेरा पेन काफ़ी ठीक से काम नहीं करता है, तो थोड़े दिन की बात है, उसके बाद मैं अच्छा पेन ले आऊँगा। तो आप तब तक के लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कीजिए। त्रिशूर पुरम फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? केरला में मनाया गया। और केरला में कहाँ पे मनाया गया? त्रिशूर, जो कि एक शहर है केरला का, वहाँ पे मनाया गया। और ये किस भगवान को डेडिकेटेड है? तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है त्रिशूर पुरम, याद रखिए। अगली न्यूज़ है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, जो कि राजस्थान की है। और ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। ये अभी नई इनोग्रेट नहीं की, पुरानी स्कीम है, पुरानी योजना है, और अभी ये न्यूज़ में थी। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, रूल्स वगैरह कुछ लाए गए। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते नहीं है, हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना किस राज्य की है? तो ये राजस्थान की है। और इसका मकसद है बेरोजगार लोगों को स्किल प्रोवाइड करवाकर उनके अकॉर्डिंग उन्हें जॉब देना। बस इतना याद रख लीजिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, जो कि राजस्थान की है। इतना आप याद रखिए। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने रिसेंटली WHO के साथ MOU साइन किया था। आप बताइए क्यों MOU साइन किया गया था WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ राजस्थान ने क्यों साइन किया था? अभी कल परसों मैंने बताया था, हेल्थ अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट करने के लिए? हेल्थ अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए WHO ने राजस्थान के साथ MOU साइन किया है। ये भी आप याद रखिए। राजस्थान को आपको पता है जयपुर उसकी कैपिटल है, अशोक गहलोत वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और कलराज मिश्र वहाँ के गवर्नर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट इन गुजरात। देखो यूरिया तो आपने सुना होगा, ठीक है, जो किसान लोग अपनी खेती में यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन नैनो यूरिया क्या होता है? नैनो यूरिया होता है एक नैनो पार्टिकल ऑफ यूरिया, यानी लिक्विड फॉर्म ऑफ यूरिया इज कॉल्ड नैनो यूरिया। और इसी का प्लांट रिसेंटली कहाँ इनोग्रेट किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। और गुजरात में भी किस जगह पर? कलोल डिस्ट्रिक्ट में इसे इनोग्रेट किया गया। कलोल जगह है गुजरात में, यहीं पे इसे इनोग्रेट किया गया प्लांट को। और दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट है ये, दुनिया का पहला, ना कि इंडिया का पहला, दुनिया का पहला है ये। दुनिया का पहला क्यों? क्योंकि इंडिया ने ही इस टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया है, लिक्विड फॉर्म ऑफ यूरिया। और इसे क्रिएट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? उसका नाम है इफ्को इसका नाम है। और इफ्को दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है। इफ्को दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर
कंपनी है। और ये कंपनी कहाँ की है? ये इंडिया की है। ये कहाँ की है? इंडिया की है। ये इंपॉर्टेंट बनता है। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फुल फॉर्म बनती है इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। कोऑपरेटिव से आप समझ सकते हैं ये किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती नहीं है। ये IFFO CEO अगर एग्जाम में पूछा जाए कि IFFO किसके अंतर्गत आती है तो इसकी कोई मिनिस्ट्री का आंसर मत कर देना, ये आती है। इसे कंट्रोल किया जाता है, जितनी भी सोसाइटीज होती है ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनके द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब है जैसे कि अमूल है, अमूल डेयरी, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ऐसी कई प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है जिसके द्वारा इफको को कंट्रोल किया जाता है। तो इतना याद रखिए। दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ इनोग्रेट किया गया है? गुजरात में इनोग्रेट किया गया है। इतना याद रखिए। और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वह है 175 करोड़। ये इतना, बस कुछ खास इसमें याद रखने की आवश्यकता है नहीं। इफको की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मैंने न्यू दिल्ली बता ही दिया। इसकी स्थापना हुई थी 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव फेडरेशन है, ये भी आप याद रखिए। और अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया के मामले में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट तो कंज्यूमर है। गौर कीजिएगा, सेकंड लार्जेस्ट तो कंज्यूमर है और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। तो फर्स्ट कौन है? दोनों कैटेगरीज में फर्स्ट पर आता है चाइना। फर्स्ट पर आता है चाइना। दोनों कैटेगरीज में फर्स्ट पर कौन आता है? चाइना आता है। ये आप याद रखिए, ठीक है। और गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में अभी रिसेंटली ड्रोन से जो मेल है, पोस्ट मेल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया, पहुंचाया गया। और ये सब पहली बार किया गया कि ड्रोन के द्वारा एक मेल को पहुंचाया गया। और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? गुजरात बन गया है। और गुजरात का भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखिए, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में किया गया। और न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको पता ही है अपना एक रीजनल ऑफिस खोलने जा रहा है। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात के कहाँ पर? गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी में। अगले न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाइक्स प्रीमियम रेट्स ऑफ फ्लेक्सिब इंश्योरेंस स्कीम्स PMJJBY और PMSBY। प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, ये दो फ्लेक्सिब स्कीम्स है। और इन्हीं का मतलब इन्हीं में रिसेंटली अमेंडमेंट्स किए गए हैं और इनकी प्रीमियम्स को बढ़ाया गया है, प्रीमियम्स रेट को बढ़ाया गया है। इनका कहना है कि जो प्रीमियम्स रेट हमारे पास आ रही थी उससे हम अफोर्ड कर नहीं पा रहे थे, जिनको जो कंपनसेशन देना होता है उसमें हम लॉस में थे। तो ऐसे कुछ इश्यूज थे, इसी के रिगार्डिंग इनकी प्राइजेस को बढ़ा दिया गया है, इनकी प्रीमियम प्राइस को बढ़ा दिया गया है। अब इनके बारे में बात करते हैं क्या क्या प्राइस बढ़ाई गई है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपये बढ़ा दी गई है। पहले कितनी थी? 12 रुपीज़ थी। हमारे ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें याद रखनी है 20 रुपीज़। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की क्या प्रीमियम रेट है? 20 रुपये पर एनम। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की है 436 पर एनम। ये नई रेट है और पुरानी थी 330 रुपीज़ पर एनम, 330 रुपीज़ पर एनम। और अभी अगर हम बात करें एक व्यक्ति पर कितना बर्डन हो गया है दोनों प्रीमियम्स को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर होता है 456 रुपीज़, यानी 1 रुपीज़ 25 पैसा पर डे हो गया है भार एक व्यक्ति पर इन दोनों स्कीम्स का। क्या इतने क्लियर हुआ? परसेंटेज में बात करें तो PMJJBY में 32% का हाइक हुआ है और PMSBY में 67% का हाइक हुआ है। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको रेट पूछ ले, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली PMJJBY में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ प्रीमियम में। तो क्या आप परसेंटेज कैलकुलेट करने के बजाय डायरेक्ट आंसर कर देना 32% और PMSBY में 67%। ये दोनों स्कीम्स लॉन्च की गई थी 2015 में। अटल पेंशन योजना, दोनों तीन स्कीम एक साथ लॉन्च की गई थी। अटल पेंशन योजना भी इसी के साथ लॉन्च की गई थी 2015 में और ये लॉन्च की गई थी कोलकाता के वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। और इसे लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इतना आप याद रखिए। और ये जो प्रीमियम्स रेट्स है, ये जो बढ़ाई गई है, ये रेट्स अप्लाई होगी 1 जून 2020 ऑनवर्ड। इस दिन से ये आगे अप्लाई होगी, तो ये डेट भी आप याद रखिए। क्या आपको पता है, एक टैक्स से रिलेटेड बात करते हैं सेक्शन 80C की। सेक्शन 80C में आप इन प्रीमियम्स का डिडक्शन ले सकते हैं, ये भी आप याद रखिए। सेक्शन पूछा जा सकता है किस सेक्शन के तहत अपन डिडक्शन ले सकते हैं, तो 80C के तहत ले सकते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ? और ये दोनों जो स्कीम्स है फ्लैगशिप स्कीम्स, ये दोनों किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये आती है। और ये इनकी जो मतलब ये कह सकते हैं कि
इन्हें इन स्कीम्स को ऑफर कौन कर रहा है? ये ऑफर कर रहा है LIC। हैंडल तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर रहा है, लेकिन इनको ऑफर कर रहा है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और ये LIC भी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये भी आप याद रखिए। इंश्योरेंस की अपेक्स बॉडी कौन सी है? रेगुलेटरी, इंश्योरेंस के मामले में रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? तो याद रखिए IRDAI है, और IRDAI का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसकी फुल फॉर्म बनती है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये इंश्योरेंस की अपेक्स अथॉरिटी है। तो ये स्कीम एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। मैंने परसों पहले रोज़ 2 दिन पहले भी ये बताई थी, और कि ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, और इसका जो कवरेज है डेथ पर दिया जाता है 2 लाख रुपए। लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये एक्सीडेंटल स्कीम है। एक्सीडेंटल स्कीम का मतलब है अगर आप कंप्लीटली अगर डेथ हो जाती है तो भी आपको मिलेगा 2 लाख रुपए, लेकिन आपकी पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो आपको मिलेंगे 1 लाख रुपीज़। ये इसमें नहीं है पार्शियल डिसेबिलिटी का, इसमें लाइफ इंश्योरेंस है। ये एक डिफरेंस तो आप याद रखिए। दूसरा डिफरेंस मिलेगा एज का। इसे अवेल कर सकते हैं 18 to 50 ईयर ओल्ड के बीच में, लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को अवेल कर सकते हैं 18 to 70 ईयर ओल्ड के बीच में, इस उम्र के बीच में इसे अवेल कर सकते हैं। अब एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन क्या है? फेवरेट क्वेश्चन यह है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अब तक कितने लोग एनरोल हो चुके हैं? तो आंसर होगा 6.4 करोड़ एक्टिव मेंबर है अभी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है इस डेटा को 15 करोड़ तक पहुंचना। किस नंबर तक? 15 करोड़ तक पहुंचना अगले 5 साल में। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अभी कितने एक्टिव मेंबर है? तो 22 करोड़। इसका रीजन है इसकी प्रीमियम रेट सिर्फ 12 रुपये थी, मतलब कम है, इसकी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसमें कम होंगे। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का टारगेट है 37 करोड़, 37 करोड़ का इस मेंबर लोगों को बढ़ाने का टारगेट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। क्या इतना अंतर समझ में आया? इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारत डायनेमिक लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि बेंगलुरु में है कि हैदराबाद में, तो याद रखिए कि इसका कैपिटल स्टार्ट होता है B से, तो इसका मतलब इसके याद रख लीजिए बेंगलुरु में नहीं है। भारत डायनेमिक लिमिटेड B से स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये बेंगलुरु में नहीं है, ये है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। अब न्यूज़ पर समझते हैं न्यूज़ क्या है कि भारत डायनेमिक लिमिटेड विल सप्लाई एयर टू एयर मिसाइल। नाम है अस्त्र मार्क। अस्त्र का मतलब होता है वेपन, और अस्त्र मार्क MK1 ये कौन बनाएगा, कौन सप्लाई करेगा? तो आंसर बनेगा भारत डायनेमिक लिमिटेड। एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि अस्त्र मार्क MK1 जिसे भारत डायनेमिक लिमिटेड बना रहा है, ये किस टाइप की मिसाइल है? एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है, या सरफेस टू सरफेस है? किस प्रकार की है? तो आंसर होगा एयर टू एयर। इसे बना कौन रहा है? भारत डायनेमिक लिमिटेड। अच्छा, टेक्नोलॉजी भी इसने बनाई है क्या भारत डायनेमिक लिमिटेड ने? नहीं, इस टेक्नोलॉजी को बनाया है DRDO ने। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। और अब इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किसको किया गया है? भारत डायनेमिक लिमिटेड को। क्या इतना डिफरेंस समझ में आया? और ये जो MOU है सप्लाई करने वाला, ये साइन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे साइन किया गया है। इतना आप समझ लीजिए। अब अस्त्र मार्क 1 की बात करते हैं। अस्त्र मार्क जो मिसाइल है, इसकी जो स्पीड है वह 4 टाइम ऑफ साउंड इसकी स्पीड है। अच्छा, हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है उसकी स्पीड क्या होती है? उसकी स्पीड होती है 5 टाइम ऑफ साउंड। लेकिन ये हाइपरसोनिक से कम स्पीड की मिसाइल है, 4 यानी 4 गुना इसकी स्पीड है। और जो किस एल्टीट्यूड, किस ऊंचाई तक की जा सकती है? तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये सरफेस टू सरफेस वार कर सकती है। ये आप समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है रिसेंटली NHRC नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल डायरेक्टेड द सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू कन्फर सिटीजनशिप टू एलिजिबल चकमा एंड हजोंग कम्युनिटीज़। 2 कम्युनिटीज़ है। ये क्या है? ये दोनों कम्युनिटीज़ बांग्लादेश से इंडिया में आई है, और ये दोनों हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। अब 2015 में क्या हुआ? 2015 में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन दोनों कम्युनिटीज़ को
इनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार इन्हें सिटीजनशिप दी जाए। लेकिन 2015 के से अब तक 7 साल में इन्हें कोई सिटीजनशिप नहीं दी गई। इसी के रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल अब आगे आया है और कहा कि इतने साल हो गए, ऐसा क्या चल रहा है, इन लोगों को सिटीजनशिप दी जाए और अगले 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है। आप अगले 3 महीनों में इन दोनों जो भी एलिजिबल है उनको सिटीजनशिप दी जाए। और ये बांग्लादेश से आए हैं और ये नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है उनमें ये जा चुके हैं। मैक्सिमम ये अरुणाचल प्रदेश में गए हैं और इसी राज्य को डायरेक्ट किया है एनएचआरसी ने। इतना आप समझ लीजिए। एग्जाम में प्रश्न होगा कि चमका और चकमा और हजोंग कम्युनिटीज़, ये दोनों हजोंग और चकमा ये दोनों कम्युनिटीज़ किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर बनेगा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और एनएचआरसी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में और इसके जो अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है उनका नाम है अरुण मिश्रा इनका नाम है और 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और अच्छा, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को हर साल नेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अभी रिसेंटली 2 टनल हमने पढ़े थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो है सेला टनल। क्या नाम है एक का नाम है सेला टनल और दूसरा जो टनल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेचिपू टनल। नेचिपू टनल, ये 2 टनल है। इस सेला टनल की जो लेंथ है वो 980 मीटर है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइए, कहीं आप इसको 500 मीटर उसको कर दे और 980 मीटर नेचिपू कर दे। नेचिपू है 500 मीटर की और सेला टनल है 980 मीटर का और दोनों अरुणाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो आंसर बनेगा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आप याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर इसकी कैपिटल है। पेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर है और बीडी मिश्रा यहाँ के क्या है? गवर्नर है। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है इंडियन आर्मीज वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इज सेट टू कम अप इन न्यू दिल्ली। इंडियन आर्मी का वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, तो आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। वॉर गेम है क्या? देखिए, वॉर गेम है जो ये वर्चुअल रियलिटी पर बेस्ड एक प्रोग्राम है। यानी देखिए, जो वार होगा फ्यूचर में कभी होता है समझ लीजिए, तो उन लोगों को किस प्रकार से उन्हें अपने आप को वहाँ पे प्रस्तुत करना है, कैसे वहाँ पर वॉर को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल तो पॉसिबल है नहीं, तो इन चीज़ों को वर्चुअल रियलिटी के साथ एक्सपीरियंस करवाया जाएगा आर्मी मेंस को। ये पर्पज़ है वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का। एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा इसे कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर बनेगा न्यू दिल्ली में। अच्छा, इसे स्थापित कर कौन रहा है? इसे स्थापित कौन कर रहा है? तो आंसर बनेगा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इसे स्थापित कर रही है। और ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी किसके साथ मिलकर? आर्मी ट्रेनिंग कमांड के साथ मिलकर इसे स्थापित कर रही है। किसके साथ मिलकर स्थापित कर रही है? आर्मी ट्रेनिंग कमांड के साथ मिलकर। कौन स्थापित कर रही है? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो कि गांधीनगर बेस्ड यूनिवर्सिटी है, ये आप याद रखिए, गांधीनगर बेस्ड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कहाँ की है? तो आंसर होगा गांधीनगर में। और एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फिर आंसर होगा शिमला से इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, इसके हेडक्वार्टर को। लेकिन आने वाले टाइम में इसे ट्रांसफर किया जाएगा, तो अब तक के लिए आप थोड़े टेंशन ना ले, जब भी ये ट्रांसफर होगा आपको जरूर बता दिया जाएगा। अच्छा, इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी में रिसेंटली एक वो कह सकते हैं कि कोचिंग सेंटर ओपन किया जिसका नाम है रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस। रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस, आपको ये बताना इसे किस राज्य में स्थापित किया है? तो आंसर बनेगा मणिपुर में इसे स्थापित किया गया है। और इस वेलनेस एंड एक्सीलेंस सेंटर का मकसद है जो भी गरीब बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके कॉम्पिटिशन से रिलेटेड। इतना आप याद रखिए। और इंडियन आर्मी में रिसेंटली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एक वुमन है, एक महिला है, एक लड़की है, अभिलाषा बराक उस वुमन का नाम है। और ये पहली इंडियन गर्ल बन गई है, पहली वुमन बन गई है जो कॉम्बैट एविएटर में इंडियन आर्मी में कॉम्बैट एविएटर का रोल करेगी।
कॉम्बैट एविएटर का मतलब होता है कि इमरजेंसी में सप्लाईज़ के लिए, इन चीज़ों के लिए वह क्या उड़ाएगी, हेलीकॉप्टर को उड़ाएगी। इतना आप समझ लीजिए। और किस हेलीकॉप्टर को उड़ाएगी, उस हेलीकॉप्टर का नाम है ध्रुव हेलीकॉप्टर, ध्रुव। और ये ALU है, ALH है। ALH का मतलब होता है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जो कि ध्रुव को ये उड़ाएगी। और उनका नाम क्या है, अभिलाषा बराक। और ये ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई है जो कॉम्बैट एविएटर का रोल करेगी। और अभिलाषा बराक जो कि हरियाणा से है, ये भी आप याद रखिए। अच्छा, इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे आर्मी चीफ है। और एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, वॉइस चीफ कौन है आर्मी के? लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, BS राजू। ये दो चीज़ और आप याद रख लीजिए। अगली न्यूज़ है फ्रंटियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। फ्रंटियर ऑफ US ओवरटेक्स जापान्स फुगाकू सुपर कंप्यूटर टू बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो मैक्सिमम लोग आंसर करके आएंगे फुगाकू, लेकिन जिन्होंने ये न्यूज़ पढ़ ली वो आंसर करके आएंगे फ्रंटियर। फ्रंटियर अब दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया है। और फ्रंटियर किस देश का सुपर कंप्यूटर है? तो आंसर होगा US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी रिसेंटली, और उस रिसेंटली जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी उसका नाम है टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स, जिसमें टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट जारी की गई है। और अगर हम बात करें फ्रंटियर की स्पीड की, तो इसकी स्पीड है 1.1 एक्साफ्लॉप, 1.1 एक्साफ्लॉप, यानी जो पेटाफ्लॉप होती है उससे 1000 गुना ज़्यादा है एक्साफ्लॉप। और ये स्पीड है किसकी? फ्रंटियर के। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं इंडिया से कितने एडवांस है। इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि AI, और परम सिद्धि AI की स्पीड है 5.267 पेटाफ्लॉप। और आप इससे देख सकते हैं कि हम अभी भी, अगर हम इसको कंपेयर करें 1.1 एक्साफ्लॉप को, तो इसके लिए हमें चाहिए 200 गुना ज़्यादा स्पीड। कितनी चाहिए? लगभग 200 गुना ज़्यादा स्पीड चाहिए परम सिद्धि AI की। तो ये इतना सुपर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और रिसेंटली इसी महीने में 2 सुपर कंप्यूटर्स को अनवील किया है। एक तो है परम अनंता, और परम अनंता को कहाँ इनॉग्रेट किया गया? IIT गांधीनगर में। IIT गांधीनगर में किस सुपर कंप्यूटर को अनवील किया गया? इसका नाम है परम अनंता। और एक दूसरा सुपर कंप्यूटर है परम पोरूल, और परम पोरूल को कहाँ इनॉग्रेट किया गया? तो NIT तिरची में, NIT तिरची में इसे इनॉग्रेट किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगली न्यूज़ है। प्रश्न क्या कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2022 इंडियन एयरफोर्स सिक्योर्ड 6th रैंक ग्लोबली। देखिए 2 रैंक रिलीज हुई है। एक तो कि जितनी भी पावर्स है, जिसमें भी जैसे इंडियन नेवी आ गया, एयरफोर्स आ गया, आर्मी आ गया, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी है? तो फिर आंसर बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स का एयरफोर्स। सेकंड नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी, और थर्ड नंबर पर आती है रशिया की एयरफोर्स। फोर्थ नंबर पर आती है यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी, और फिर आती है मरीन कॉर्प्स। फिर 6th नंबर पर आती है इंडियन एयरफोर्स। तो ये इस लिस्ट के अनुसार इंडिया की सबसे पावरफुल, अगर कोई पावर है, सबसे पावरफुल एयर पावर्स है, तो वो है इंडियन एयरफोर्स। लेकिन अगर हम बात करें केवल एयरफोर्स के रिगार्डिंग कि सबसे पावरफुल एयरफोर्स किसकी है, तो फिर हमारी इंडिया की रैंक होती है 3rd पोजीशन पर। 3rd पोजीशन पर इंडिया की इसमें रैंक आती है कि सबसे पावरफुल जो एयरफोर्स है, उस एयरफोर्स मामले में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिया की 3rd नंबर पर आती है। फर्स्ट नंबर पर आप ये देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स, सेकेंड नंबर पर ये रशिया की एयरफोर्स, फिर 3rd नंबर पर इंडिया की एयरफोर्स। अब इस लिस्ट से हम देख सकते हैं कि हम चाइना से कितना आगे हैं, हम फ्रांस से कितना आगे हैं, हम जापान से कितना आगे हैं, हम इजराइल से कितना आगे हैं, हम इन सभी देशों से आगे हैं इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग। तो इंडिया की ओवरऑल अगर सभी को मिलाकर कहें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो इंडिया की रैंक आती है 6th पोजीशन। और अगर सिर्फ एयरफोर्स को ही बात करें, सिर्फ एयरफोर्स की ही, तो एयरफोर्स के मामले में इंडिया की रैंक आती है 3rd, फर्स्ट USA, सेकंड रशिया, और 3rd नंबर पर इंडिया की रैंक आती है। और ये रैंक रिलीज़ किसने करी है? हालांकि इतना खास इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, लेकिन याद रख लीजिए वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है। इतना आप याद रख लीजिए। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़,
जो न्यूज़ में काफ़ी थी, न्यूज़पेपर्स में काफ़ी डिस्कस किया जा रहा था इसका, कि ये जो रैंकिंग रिलीज़ की गई है ये इस पैरामीटर के हिसाब से रिलीज़ की गई है, उस फॉर्मूले का नाम है ट्रू वैल्यू रेटिंग। ट्रू वैल्यू रेटिंग TVR, इस फॉर्मूले के हिसाब से रेटिंग डिसाइड की गई है। सिर्फ इसे रट लीजिए, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आंसर कर देना ट्रू वैल्यू रेटिंग। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR बिकम सेकेंड कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर आफ्टर एल सल्वाडोर। देखिए, पहली कौन सी कंट्री है जिसने बिटकॉइन को अपनी ऑफिशियल करेंसी माना, तो आंसर बनेगा एल सल्वाडोर। और सेकेंड कंट्री कौन सी बन गई है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। एग्जाम में ये प्रश्न तो आ चुका है कि पहली कौन सी कंट्री है जिसने बिटकॉइन को अपनाया है, तो एल सल्वाडोर है। लेकिन सेकंड कौन सी बन गई है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो आंसर करके आना CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जो कि एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। और इसकी जो करेंसी है वह दो हो गई है, एक तो फ्रैंक हो गई है और एक ये बिटकॉइन हो गई है। और बनगुई इसकी कैपिटल है। किसकी? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की। ये भी आप याद रखिए। बिटकॉइन की छोटी सी एक बात आपको बता दूं कि बिटकॉइन को इन्वेंट किया गया था सतोशी नाकामोटो के द्वारा, और नाम से पता लग सकता है कि ये जापान से है, सतोशी नाकामोटो। और नाकामोटो इन्होंने 2008 में बिटकॉइन की स्थापना की थी। ये अननोन पर्सन बताए जाते हैं और सतोशी नाकामोटो इनका नाम याद रख लीजिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं कि 75th एनुअल कैन्स फिल्म फेस्टिवल वॉज हेल्ड एट कैन्स, फ्रांस। कैन्स जो कि फ्रांस का एक शहर है, और इसी के नाम पर एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित होता है जिसका नाम है कैन्स फिल्म फेस्टिवल, और ये रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है। अब इस कंप्लीट तो हो चुका है, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है? जब इनॉग्रेशन हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था इसमें इंपॉर्टेंट एक तो दीपिका पादुकोण है। दीपिका पादुकोण क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कैन्स फिल्म फेस्टिवल में मेंबर ऑफ जरी का रोल किया है इन्होंने, यानी जरी की वन ऑफ द मेंबर ऑफ जरी मेंबर्स सी वॉज दीपिका पादुकोण मेंबर रही थी जरी कमेटी में। कितना आप याद रखिए, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इस कैन फिल्म फेस्टिवल को यानी हेड कौन कर रहे हैं, तो आंसर है विंसेंट लिंडन। और विंसेंट लिंडन जो कि फ्रेंच एक्टर है, यही इस कैन्स फिल्म फेस्टिवल को इन्होंने हेड किया था। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है, अब ये फाइनल हो चुका, कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें इंडिया की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। ये डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा बनाई गई है, तो आंसर बनेगा सोनक सिंह के द्वारा। सोनक सिंह जो कि एक दिल्ली के फिल्म मेकर है, इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैन्स फिल्म फेस्टिवल में हमारे इंडिया की तरफ से सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बनती है, बाकी और कई फिल्म्स को सैकड़ों फिल्म्स को अवार्ड दिए गए हैं, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं बनता। हमारे लिए सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बनता है ऑल दैट्स ब्रीथ, जिसे बनाया गया सोनक सेन के द्वारा। और ये सोनक सेन दिल्ली के फिल्म मेकर है, और इन्हें जो अवार्ड दिए गए उस अवार्ड का नाम है गोल्डन आई। और फ्रेंच भाषा में अगर बात करें तो लोयल डेव इसका नाम है। और हिंदी में बात करें, हमारे इंग्लिश में बात करें, हमारी भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है गोल्डन आई अवार्ड। किसे दिया गया? ऑल दैट ब्रीथ्स डॉक्यूमेंट्री को, और इसको बनाया किसने है? सोनक सेन ने। इतना याद रखिए। कैन्स फिल्म फेस्टिवल का पहला नाम था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसको रिनेम करके ये कर दिया गया है। इतना आप याद रखिए। और हर साल ये कैन सिटी में ही आयोजित होता है। फ्रांस की बात करते हैं, एनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और रिसेंटली एलिजाबेथ ब्रोन ने यहाँ की क्या बन गई है? प्रेसिडेंट बन गई है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है स्पेस प्रोब वोयागर 1 ऑफ नासा वाज इन न्यूज़। वोयागर 1 है क्या चीज़? वोयागर 1 है नासा का एक क्या है? एक स्पेस प्रोब है, और ये रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि ये जो सोलर सिस्टम है इससे भी परे जाकर ये अपने सोलर सिस्टम की इमेजेस सेंड कर रहा है नासा को, बस इसी वजह से ये न्यूज़ में था। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वोयागर 1 किस स्पेस एजेंसी का एक स्पेस प्रोब है, तो आंसर बनेगा नासा का। और इसे नासा ने लॉन्च किया था 1977 में। नासा ने इसे कब लॉन्च किया था? 1977 में इसे लॉन्च किया था। ये आप याद रखिए। नासा की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, और ये USA की एक स्पेस एजेंसी है। और रिसेंटली नासा ने किसके साथ MOU साइन किया था? बोइंग के साथ MOU साइन किया था। और बोइंग के साथ क्यों साइन किया था? बोइंग के साथ इसलिए साइन किया था क्योंकि ये दोनों मिलकर लॉन्च करना चाहते हैं स्टारलाइनर स्पेस कैप्सूल ये लॉन्च करना चाहते हैं, और इसका मकसद है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोगों को घुमाना।
किसके साथ मिलकर? बोइंग के साथ मिलकर। कौन? नासा। ये याद रखिए, नासा के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सिंथिया रोजेंसवेज, और सिंथिया रोजेंसवेज को वर्ल्ड फूड प्राइज ऑफ द 2022 दिया गया। ये नाम भी आप याद रखिए। और नासा ने रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया है, उस मिशन का नाम है मिशन एंड्योरेंस। क्या नाम है? मिशन एंड्योरेंस। इसका मकसद है अर्थ की स्टडी करना कि क्या है ऐसा अर्थ में कि जो मार्स और वीनस में नहीं है, कि वहाँ पर जीवन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ जानने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? नाम है मिशन एंड्योरेंस। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH वर्ल्ड रैंकिंग 2022 रिलीज़ की गई है। रैंकिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? मेंस कैटेगरी में हमारी क्या रैंक है, टॉप किसने किया है? वुमेंस कैटेगरी में हमारी क्या रैंक है, टॉप किसने किया है? तो मेंस कैटेगरी की बात करें तो इंडिया की रैंक है 4th, वुमेंस में इंडिया की रैंक है 6th। मेंस में टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने, वुमेंस में टॉप किया है नीदरलैंड से, followed by the Belgium, Netherlands in men's on Argentina and Australia in women's। तो ये तो आपको रटनी है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं कि इंडिया की मेंस में रैंकिंग है 4th, वुमेंस की है 6th, टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने, वुमेंस में टॉप किया है नीदरलैंड ने। और अगर हम कैप्टनशिप की बात करें तो मेंस सेक्शन में कैप्टन कौन है इंडियन हॉकी के? तो मनप्रीत सिंह है। और वुमेंस में कौन है? रानी रामपाल। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, सविता है। सविता एक रिसेंटली सिर्फ एशिया कप 2022 के लिए इन्हें कैप्टनशिप दी गई थी, बाकी परमानेंट कैप्टन तो रानी रामपाल ही है। ये भी आप याद रखिए। एशिया कप जो कि ओमान के मस्कट में हुआ था, और इसे जीता किसने है? जापान ने इसे जीता है। ये भी आप याद रखिए। आगे बढ़ने से पहले FIH की बात करें तो FIH का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉजेन में। लॉजेन में हेडक्वार्टर का है लॉजेन में FIH का हेडक्वार्टर है। और ना केवल FIH का यहाँ पे हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर भी लॉजेन में है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन में है। चेस की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन FIDE का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? लॉजेन में है। ये भी आप याद रखिए। अब इसी अगली न्यूज़ में हमें एक डिस्कस करेंगे एक स्पोर्ट का, उसका हेडक्वार्टर भी लॉजेन में है, जो हम आगे भी और आपसे डिस्कस कर लेंगे। याद रख लीजिए, मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के कहाँ पर है? लॉजेन में है। अगली न्यूज़ है इंडियन पैराकोनिस्ट प्राची यादव बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड कप मेडल इन ICF वर्ल्ड कप 2022। मेन सेक्शन का क्या? नॉर्मल गेम्स इन कोनिस्ट अब आयोजित होंगे, अभी हुए नहीं है। और ये जो पैरा गेम्स है ये होस्ट हो चुके हैं। केनियस्ट प्राची यादव ये इंडिया की पहली ऐसी प्लेयर बन गई है जिसने पहली बार मेडल जीता है। किसमें? कैन्स में। कैन्स एक प्रकार का स्पोर्ट होता है, यानी एक नाव होती है, और इस नाव में यहाँ पर एक सिंगल कैंडिडेट सीट बैठ सकता है, और यहाँ से उनके हाथ में नाव को चलाने के जो होते हैं उनसे नाव चलाते हैं, और यही होता है कैन्स गेम और कैनोई गेम। और इस रिसेंटली कैनोई गेम कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ अभी रिसेंटली पोलैंड में। और पोलैंड के किस शहर में? पोलैंड के पोंजान शहर में आयोजित हुआ। और पोंजान शहर में कौन सा गेम आयोजित हुआ? आंसर बनेगा कैनोई गेम। और कैनोई गेम में इंडिया की तरफ से प्राची यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये आप याद रखिए, पहली बार जीता है इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। और प्राची यादव किस राज्य से आती है? मध्य प्रदेश से। MP मध्य प्रदेश से ये आती है, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इंटरनेशनल कैनोई फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल कैनोई फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी लॉजेन में है। अभी मैंने बताया ना आगे, एक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी लॉजेन में है। तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लॉजेन में है, ये भी आप याद रखिए। तो प्राची यादव कौन है? इंडियन पैरा कैनोइस्ट है, और इन्होंने क्या जीता है? इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है नटराजन सुंदर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ NARCL नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अच्छा, ये है क्या चीज़? थोड़ा बहुत समझा देते हैं, बाकी कंप्लीट डिटेल तो नहीं समझा पाएंगे अभी। NARCL ये समझ लीजिए एक बेड बैंक है। बेड बैंक का मकसद है, बेड बैंक का मतलब ये नहीं कि बैंक खराब है। बेड बैंक का मतलब है जैसे कि किसी SBI है, SBI के पास 10,000 करोड़ रुपए का क्या है? बेड लोन है, यानी NPA है। अब ये ले नहीं पा रहा, जैसे बड़े बड़े लोग हैं जो NPA करके भाग गए, जैसे कि विजय माल्या है, अब ये उनसे ले नहीं पा रहा है। तो अब NARCL क्या करेगा? ये कहेगा कि SBI से आप एक काम करिए, अपना ये जो 10,000 करोड़ है ये मुझे दीजिए, मैं रिकवर करता हूँ, लेकिन आपको मैं सिर्फ 5,000 करोड़ ही दूंगा।
अब एसबीआई सोचेगा ठीक है, अभी 10,000 करोड़ तो डूब ही रहे थे, 5 करोड़ आए, आधे आए तो ही ठीक है, कुछ तो आएगा। इस हिसाब से एसबीआई इसमें एमओयू साइन कर लेगा। और फिर एनएआरसीएल क्या करेगा, 5,000 करोड़ के चक्कर में ये 5,000 देने के चक्कर में ये इनको पैसे निकलवाने की कोशिश करेगा, और एनएआरसीएल सिर्फ और सिर्फ पैसे निकलाने का काम करेगा, तो इसमें स्पेशलिस्ट होगा, तो ये कुछ ना कुछ पैसे तो निकालेगा। सपोज कीजिए इसने 6,000 करोड़ रुपीज़ निकाल लिए, और 6,000 करोड़ रुपीज़ में से 5,000 करोड़ रुपीज़ एसबीआई को दे दिए, और 1,000 करोड़ रुपीज़ किसने कमा लिए, एनएआरसीएल ने कमा लिए। तो ये मकसद है एनएआरसीएल का, ताकि बैंकों का लोड कम किया जा सके, और इसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसे लॉन्च किया था, ये भी आप याद रखिए। अब रिसेंटली इनके जो एमडी एंड सीईओ है उनको अपॉइंट किया गया नटराजन सुंदर, पहले दूसरे थे, अब नए बन गए नटराजन सुंदर, ये भी आप याद रखिए। एनएआरसीएल की बात करें तो ये किस एक्ट के तहत आती है, कंपनीज एक्ट के तहत आती है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न हो सकता है, एनएआरसीएल किस एक्ट के तहत आता है, तो कंपनीज एक्ट के तहत आता है। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है सचिन तेंदुलकर टू कंटिन्यू एज ए यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इन शॉर्ट यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर द रिकॉर्ड 20th ईयर। 20 साल नॉन स्टॉप कंटिन्यू सचिन तेंदुलकर यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर है। याद रखिए एग्जाम में ये न्यूज़ का क्वेश्चन नहीं बनेगा, स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 20 साल कंटिन्यू रहना है एग्जैक्ट गुडविल एम्बेसडर, तो एग्जाम में प्रश्न तो फ्रेम होना ही है। याद रखिए यूनिसेफ का हेडक्वार्टर की बात करते हैं, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। हेड का नाम है कैथरीन एम रसेल, कैथरीन एम रसेल इसके हेड का नाम है। अगला प्रश्न है ज्ञानेश भारती, ज्ञानेश भारती हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ द न्यूली यूनिफाइड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। क्या न्यूली मतलब, न्यूली का मतलब ये है कि पहले नॉर्थ म्यूनिसिपल पार्टी, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये म्यूनिसिपल पार्टी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। अब इन सभी को एक कंबाइन करके एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दी गई है, और उसका नाम है एमसीडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, और इसे अभी रिसेंटली बनाया गया। तो रिसेंटली बनाया गया तो इसका फर्स्ट एवर कमिश्नर कौन बन गए हैं, ज्ञानेश भारती, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनते हैं ज्ञानेश भारती। और रिसेंटली दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनाए गए नए, 22 नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना बन गए हैं, और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल बैजल को रिप्लेस कर दिया है। नाम याद रखिए, विनय कुमार सक्सेना और ज्ञानेश भारती। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, अपने जो पेरेंट्स है उनका बच्चे के केयरिंग पे कितना बड़ा रोल रहता है, तो बस उसी एक्सेप्शनल वर्क के लिए पेरेंट्स को याद करने के लिए, उन्हें ऑनर सम्मान देने के लिए हर साल ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल 1 जून को मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम है वह थीम है अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये इस साल की थीम है। एक और इम्पोर्टेंट डे है 1 जून को, वो डे है वर्ल्ड मिल्क डे। इन दोनों को कैसे याद रखना है मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। वर्ल्ड मिल्क डे भी हर साल 1 जून को मनाया जाता है, और इसके ऑब्वियसली मिल्क डे का मकसद यही है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, क्या बॉडी के लिए कितना यूज़फुल है मिल्क, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए दिन मनाया जाता है। अब आपको याद कैसे रखना है, पेरेंट्स के बच्चे दूध पीकर ही बड़े होते हैं, पेरेंट्स के बच्चे ही दूध पीकर क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए पेरेंट्स और दूध मिल्क एक साथ कब मनाए जाते हैं, 1 जून को। 1 जून को बच्चे दूध पीते हैं तभी बड़े होते हैं, और पेरेंट्स इनको पिलाते हैं, बस दोनों को ऐसे याद रख लीजिए इंटरलिंक करके। तो ये था आज का सेशन 4 जून का। मिलते हैं 5 जून को। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 जून को मिलेंगे हम, तब तक के लिए गुड बाय।